मिला के गुलामी के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला है कि जिसने लड़ना है उसको बिठा दिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि बाबा साहब ने एक बात कही थी, बिना कीमत चुकाए परिवर्तन संभव नहीं है। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो पहले दो और फिर लो। क्या है इसके पीछे? बाबा साहब ने कहा बिना कीमत चुकाए हम फूले अंबेडकर मिशन को हासिल कर सकते हैं, वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बदले में हमें कुछ देना होगा, कुछ त्याग करना होगा। सबसे पहले हमें समय का त्याग करना होगा। अब समय त्याग करना है और स्वाभिमान को पाने के लिए स्वाभिमान को दांव पे भी लगाना है। अब स्वाभिमान को पाने के लिए स्वाभिमान को दांव पे कैसे लगाना है? मान लो मैं क्लास 1 ऑफिसर हूं, मुझे अपनी बस्तियों में घूमना है। ये अभी स्वाभिमान अस्थायी है, कभी भी खत्म हो सकता है। अगर मुझे स्थायी स्वाभिमान पाना है तो मुझे अपनी बस्तियों में घूमना पड़ेगा। मुझे अपने अनपढ़ आदमी को कबीर साहब जैसा शिक्षित करना पड़ेगा। प्रत्येक घर में कबीर साहब को पैदा करना पड़ेगा। प्रत्येक घर में हमें बाबा साहब और फूले जैसी सोच वाले व्यक्तियों को पैदा करना पड़ेगा। तब जाके वो मिशन घर घर तक फैल पाएगा, तब जाकर वो संविधान को बचाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। अब फूले, ज्योतिबा फूले जो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं, उनका थोड़ी सी एक झलकी देखें कि जब फूले साहब ने मिशन को हाथ में लिया आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, तो उनके पिताजी जो थे गोविंद राव, उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। अब आप देखिए उन्होंने क्या चुकाया। उन्होंने घर से बेघर हो गए, ये कीमत अदा की उन्होंने। तो क्या इस प्रकार की कीमत अदा करने का आपके पास आज कोई समय है? नहीं। उस समय जीरो थे, आंदोलन जीरो था, उस समय इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन आज जो कुर्बानी देनी है वो उतनी बड़ी नहीं है। आपको सिर्फ समय देना है। मोर्चा जो आपका घर है, जिस मोर्चे में आप डटे, वो घर आपका बंदोबस्त पूरा पक्का हो रखा है। आपको वहां से निकलना है, समय देना है और वापस अपने घर में आ जाना है। तो त्याग था। सावित्रीबाई फुले, उन्होंने जब मिशन हाथ में लिया, किसके लिए? हमारी आजादी के लिए। हमारी आजादी के लिए उन्होंने मिशन हाथ में लिया। कीमत क्या चुकाई? जब वो निकलती थी तो उनको गालियां और लैट्रिन उनके ऊपर फेंकी जाती थी कि कीमत थी उनकी। मैं ये कहता हूं कि अगर उस समय कोई साधारण व्यक्ति होता तो पहले दिन के बाद यह निर्णय लेता कि मैं ये काम नहीं कर सकता। वो असाधारण व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो उन्होंने फूले अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत कैसे की? फूले अंबेडकर मिशन को बढ़ाना है और बढ़ाने के लिए लोग चाहिए, और लोग जो है ब्राह्मणों ने अशिक्षित रखे हुए हैं और ना उनके पास धन है, ना रोजगार है, कुछ नहीं है, सम्मान भी नहीं है। इन लोगों को उस मिशन के काबिल बनाना है। तो काबिल बनाने के लिए करना क्या होगा? अभी हमारा बच्चा है, हमारे घर में बच्चा है, मैंने उसको कहा, मैंने सोच लिया कि इसको ग्रेजुएट करना है। तो ग्रेजुएट करने की पहली पात्रता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब पात्रता क्या होती है, शर्त क्या होती है ग्रेजुएट होने की? भाई 5 साल का होते के साथ मुझे इसे पहली कक्षा में डालना है, फिर ये ऐसे बढ़ता हुआ दूसरी 12th करेगा, 12वीं करेगा और उसके बाद ये ग्रेजुएट बनेगा, तभी तो वो उस लायक बनेगा ना। तो अब ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, वो देख रहे समाज तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 0 है, ये मिशन लड़ने के काबिल ही नहीं है। क्या लड़ेंगे ये मिशन? इनको पता ही नहीं है। औरतें जो है झूठन खा रही हैं और हंस रही हैं
पता नहीं है, उनका अपमान हो रहा है, उनको ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने कहां लाकर पहुंचा दिया है पता ही नहीं। इनको स्वाभिमान क्या होता है उसको पता लगाने के लिए काबिल बनाना पड़ेगा। और फिर जो हमारा मिशन है इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना, तब जाके जब ये काबिल बनेंगे तब ये कर पाएंगे। इसीलिए ज्योतिबा फूले ने उनको शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया, सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया, तब वो शिक्षित बने। और शिक्षित बनने के बाद उनके अंदर थोड़ी बहुत समझबूझ पैदा हुई कि हाँ, क्या अपमान, क्या सम्मान क्या होता है, ये भी हमारे लिए होना चाहिए। उस प्रकार से जब बाबा साहब ने जब इस मिशन को आगे बढ़ाया, तो बाबा साहब भी समझते थे कि ये बिना शिक्षा के, बिना संगठन के, बिना संघर्ष के होने वाला नहीं है। और क्योंकि देश में लोग साधारण हैं और लक्ष्य जो है व्यवस्था परिवर्तन का वो असाधारण है, अब असाधारण लक्ष्य को हासिल करने के लिए साधारण लोगों के बस का नहीं है। इन साधारण लोगों को असाधारण बनाना पड़ेगा, तब ये उस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल बनेंगे। अब बाबा साहब ने वो मिशन हाथ में लिया। बाबा साहब तो बचपन से ही एक अपना उन्होंने ढूंढ लिया था, लक्ष्य तय कर लिया था करना क्या है, क्योंकि उनका लक्ष्य तय करने में उनके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ था। अब कीमत देखिए, कीमत क्या चुकानी पड़ती है। वो कीमत जो है, बहुत बड़ी कीमत हमारे महापुरुष चुका चुके हैं, अब हल्की कीमत हमारे हाथ में है। तो उन्होंने क्या कीमत चुकाई, वो अंग्रेजी में उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, उनकी जीवनी में लिखा है कि when there is no pain no water, जब स्कूल में चपड़ासी नहीं आता था तो पानी नहीं मिलता था। आज तो अप्रैल है, जून के महीने में, जुलाई के महीने में जब चपड़ासी छुट्टी पे रहता था तो बच्चे को पानी नहीं मिलता था। और वो कंठ कैसा सूखता है इसका अनुभव आपको पता है, मालूम है कंठ कैसे सूखता है। और पूरे दिन क्लास के अंदर, बाहर, क्लास से बाहर, अब धूप है कि छाया ये तो हमें नहीं पता, वो बैठते थे। कीमत अदा, और उस मिशन को कीमत अदा करते हुए वो बाद में हमारे सामने लाए। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूना पैक्ट और कम्युनल वार्ड का हल्का सा रेफरेंस दूंगा। बाबा साहब ने कितनी बड़ी कीमत हमारे लिए वो अदा कर रहे थे। कम्युनल अवार्ड जब अंग्रेजों से लिया उन्होंने, रैमसे मैकडोनाल्ड से 16 अगस्त 1932 को, और 17 अगस्त 1932 को गांधी अनशन में बैठ गए। अनशन में बैठा मतलब कि विरोध किया उसका, सविनय व्यक्ति आंदोलन चला के, तो अंग्रेजों ने उठा के उसको जेल में डाल दिया। और जेल में डाला तो शॉर्ट में कर रहा हूँ, ध्यान करना मैं, लेकिन अगर इस विषय पे अगर आप जानकारी लेना चाहेंगे तो फिर आधा दिन लगेगा उसमें। तो जब जेल में डाला तो बाबा साहब को धमकी आने लगी कि हम तुम्हारे लोगों को जिंदा जला देंगे और घरों को आग लगा देंगे। बाबा साहब ने 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी से एक समझौता किया कि ठीक है, आप मेरे लोगों की जान बख्शी, बताइए मैं वापस देता हूँ। कितनी बड़ी कमाई थी उनके जीवन की, वो कितनी बड़ी कमाई थी। आपके लिए उन्होंने क्या हासिल कर लिया था, अगर वो लागू हो जाता तो 1960 में इस देश की सत्ता, साधन, संसाधन सब हमारे हाथ में होता, और इस देश के जो मूल निवासी हैं वो उस देश को चला रहे हो। वो पूरी कमाई उन्होंने देनी पड़ी हमारी लोगों को बचाने के लिए, और भविष्य में फिर लड़ेंगे और मेरे लोग लड़ेंगे, मेरे मिशन को आगे बढ़ाएंगे, सोचकर उन्होंने उनके साथ समझौता किया। तो बहुत बड़ी कीमत उन्होंने अदा की। साथियों, अब हमारे महापुरुष काशीराम साहब भी आए, उन्होंने वो मिशन को हाथ में लिया।
और कोई भी मिशन को हाथ में लेने के लिए कोई बहुत बड़ी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब क्या पढ़े लिखे थे? पढ़ा लिखा होना और शिक्षित होना बात अलग है। शिक्षा का जो खाली पढ़ा लिखाई है वो तो ठीक है, आपने किताब में से पढ़ा और सवाल लिख दिए परीक्षा में तो पास हो गया, तो पढ़े लिखे हो आप। शिक्षित का अर्थ होता है आपको दुश्मन दोस्त की पहचान है, समझबूझ है, आपको मान सम्मान अपमान क्या होता है इसका आपको मालूम है। और अंधविश्वास कोई हमें डाल रहा है, हमारे दिमाग में कूड़ा भर रहा है, इसका आपको ज्ञान है, कूड़े को फेंकना बाहर, वो आवाज लगा रहे हैं बार बार, तो शिक्षित थे वो। अब जो दीना भाना जी हैं वो पुणे के खिड़की फैक्ट्री में, जो आयुध निर्माणी फैक्ट्री है, वहां पे वो स्वीपर थे, नामात्र के पढ़े लिखे थे। लेकिन बाबा साहब की मीटिंग में जाकर उनके अंदर एक समझ पैदा हो गई थी कि बाबा साहब का जो ये आंदोलन है ये हमें चलाना है। तब जाके जब वो समझ बूझ थी, तब जाके वो बिना पढ़े लिखे दीना भाना जी ने काशीराम साहब को अपने उस शिक्षित होने के अनुभव के आधार पर अपने साथ प्रभावित कर लिया और उनको आंदोलन में लगा दिया और आंदोलन आगे बढ़ा। साथियों, ये जो आंदोलन है अब हमारे हाथ में आया है, काशीराम साहब के समय से हमारे हाथ में आया। अभी पूरी जिम्मेदारी हमारे हाथ में है कि अब हम कितने ईमानदार हैं। क्या अब हमारे पर कोई गोबर फेंक सकता? वो समस्या तो नहीं आने। क्या कोई हमें घर से अभी निकाल सकता है? नहीं, वो भी शायद नहीं होगा। क्या मुझे पानी नहीं मिलेगा, मेरा कंठ सूखता रहेगा? वो भी समस्या नहीं है। अब समस्या ये है कि जो आपके पास 24 घंटे हैं उसमें से 2 घंटे आपने निकालने, और जो आपका अस्थायी स्वाभिमान है, नकली स्वाभिमान है, असली स्वाभिमान तो इस देश की व्यवस्था पर काबी होने पर आएगा। बाबा साहब के लक्ष्य को हासिल करने में हमें असली स्वाभिमान मिलेगा। जो ये नकली स्वाभिमान है, जो मुझे सरकारी नौकरी से मिला है, वो नौकरी खतरे में आ जाने की वजह से वो स्वाभिमान भी खतरे में आ रहा है। उस स्वाभिमान को छोड़कर स्थायी स्वाभिमान को पाने के लिए मुझे घर घर जाकर फूले अंबेडकर के बारे में विचार देकर लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। अब शिक्षित किसको करना है? अनपढ़ हो तो उसको भी शिक्षित करो, पढ़ा लिखा है तो भी उसको शिक्षित करो। और जातियों के जो बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं जातियों की, उसको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं जाति में काम करता हूं तो मैं कुएं का मेंढक हूं। अगर मैं जाति में तोड़कर जब आगे बढ़ता हूं तो मैं फिर उस मिशन को, बाबा साहब को आगे बढ़ाऊं। अब उसमें स्वाभिमान को आपको दांव पे लगाना पड़ेगा। हमें एक जाति से दूसरी जाति में पहुंचना है, तो पहुंचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि जैसे अंकल जी नमस्कार, ऐसे करके नमस्ते से फिर जय भीम पे आओ और धीरे धीरे आप कम्युनिकेशन बढ़ाओ, वार्तालाप करो, डायलॉग संवाद करोगे तो आप आंदोलन बढ़ने लगे। अभी बामसेफ ने जो अपने हाथ में ये आंदोलन लिया, उन्होंने सेम इसी टेक्निक पर काम किया, इसी टेक्निक पर काम किया। प्रत्येक बिरादरी के अंदर हमने कार्यकर्ताओं को पहुंचाया। वर्तमान स्थिति क्या है, ये विषय में लिखा है। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में ये है, हमने तकरीबन काफी हद तक अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के अंदर आइडियोलॉजी, विचारधारा बाबा साहब के आंदोलन को पहुंचा दिया। अगर आप YouTube पे देखते होंगे तो यादव भी अब बाबा साहब की बात करने लगा, वो संविधान को, उसके मूल्यों की बात करने लगा। आप गुर्जर जो जाति है वो बामसेफ में पदाधिकारी हो चुके हैं, तो वो अब उनकी बात करने लगे हैं। और झारखंड जैसे जो मध्य प्रदेश है, ये ऐसे जैसे जो हमारे आदिवासियों की बेल्ट है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासियों ने अब हमारे संगठन के अंदर अपना दखल दिया है कि हाँ, हमारी भी भागीदारी होगी। तो ये जो बामसेफ संगठन है, इसने वर्तमान में जो स्थिति को हमारे पक्ष में लाने की कोशिश की और काफी हद तक वो कामयाब हुए। और मुसलमानों के अंदर तो हमें बहुत बड़ी
कामयाबी मिली है। आपने देखा होगा CAA कानून जब हुआ था तो शाहीन बाग के अंदर बड़े बड़े प्रदर्शन चल रहे थे और एक सैंपल के रूप में शाहीन बाग जो है बड़े देश के कई जगह इलाकों में बनाए भी गए। तो उस शाहीन बाग की तर्ज पर बहुत सारे शाहीन बाग के आंदोलन खड़े किए गए। उसमें खास बात क्या है, वो सारे के सारे मुस्लिम लोग बाबा साहब की तस्वीर को अपने सर पे रखे हुए बैठे थे। और उस दौरान मैं एक जो शांति स्वरूप जी का एक उनका वो है प्रिंटिंग प्रेस, सम्यक प्रिंटर्स है, तो मैंने उनको फोन लगाया। मैंने कहा मुझे संविधान चाहिए, 15-20 संविधान चाहिए। कह रहे भाई साहब संविधान तो सारे खत्म हो चुके हैं। फिर मैंने दूसरे को लगाया, मेरठ वाले साथी हैं, वो कह रहे भाई साहब संविधान नहीं है, संविधान खत्म हो चुके हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 1 महीने 1.5 महीने में हम आपको संविधान दे देंगे। मतलब उस दौरान में इतना संविधान बिका कि पब्लिशर ने मना कर दिया कि मेरे पास कोटा खत्म हो गया। तो अब अंदाजा लगाइए कि जो बामसेफ है उसने अपने काम को कितना बढ़ाया है। अच्छा, ये बात आपको पता क्यों नहीं चलती? क्योंकि हमारे पास कोई मीडिया नहीं है कि मैं वहां बैठूं टीवी पे और मैं आपको ये गुफ्तगू करूं आपके साथ, ऐसा कुछ है नहीं। फिर ये बात कैसे पता लग सकती है? क्योंकि मीडिया तो उनके कब्जे में है, अखबार उनके कब्जे में, पता कैसे चलेगी? कार्यक्रमों में आओ, व्यक्तिगत रूप से आमने सामने बैठो, गुफ्तगू करो, असली बात लो और अपनी बात दो। ये ट्रेडिशनल तरीका है। और ट्रेडिशनल तरीका जो होता है फूल प्रूफ होता है, कभी उससे नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैंने आपको बात बताई वो सीधे आप तक पहुंची। तो ये फूल प्रूफ है।